हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो ये है उस वीडियो का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाकर अभी देख लीजिए, क्योंकि ये लेसन स्टार्ट करने से पहले वो वाला पार्ट देखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पहला तर्क कि महिलाएं किसी भी रूप में कम नहीं है, नेतृत्व करने की क्षमता में किसी भी क्षमता में कम नहीं है। तो फिर दिक्कत आ कहाँ पर रही है, तकलीफ़ हो कहाँ पर रही है। अतः महिलाओं के उच्च पदों पर कम प्रतिनिधित्व करने का एकमात्र और प्रमुख कारण उस अदृश्य बाधा प्रतिबंध का होना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक अदृश्य बाधा, एक प्रतिबंध है, उसकी वजह से महिलाएं उच्च पदों पर नहीं आ पा रही है। और उसे क्या कहा गया है? उसे कहा गया है ग्लास सीलिंग। यही वो ग्लास सीलिंग है, वो कांच वितान प्रभाव है, जिसके ऊपर से महिलाओं की वृद्धि नहीं हो सकती। ठीक है। इसे ग्लास सीलिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रतिबंध या बाधा के कारण दृष्टया नहीं है, परंतु मनोवैज्ञानिक कारण उपस्थित है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि प्रैक्टिकली जो ग्लास सीलिंग है वो दिखाई पड़ती है कि ये सीलिंग है, इसके ऊपर महिलाएं नहीं जा सकती। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल रीजन है, मनोवैज्ञानिक कारण है, जिसकी वजह से महिलाएं उच्च पदों पर कार्य नहीं कर सकती और उच्च पदों पर ऊपर नहीं आ पा रही। ठीक है। अब मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है, कई सारे कारकों का शोध किया है कि जो महिलाओं को बाधित करते हैं इन उच्च पदों तक पहुंचने के लिए। अब हम एक एक करके देखते हैं कि वो सब क्या है। पहला कारण है महिलाओं के प्रति रूढ़िबद्ध धारणाएं। आप जानते हैं हमारा क्या, पूरे वर्ल्ड में ही वुमेन्स को, महिलाओं को स्टार्टिंग से ही एक अलग धारणाएं बना ली गई है उनके लिए। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है, महिलाओं के प्रति रूढ़िबद्ध धारणाएं कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं, उनका उनको काम बाहर नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, यहाँ उनकी बात की गई है। दूसरा है कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव की उपस्थिति। राइट, आप भी देखा होगा कि कार्यस्थलों पर लैंगिक भेदभाव हो जाता है। और तीसरा है व्यक्तिगत बाधाएं। अब महिलाओं की कुछ अपनी परेशानी होती होगी, घर में बच्चे होंगे, कभी कभी कुछ घर में सासू से झगड़ा होगा, या कुछ अलग प्रॉब्लम्स होगी, पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस सब को लेकर भी महिलाएं नहीं ऊपर उठ पाती। तो ये 3 कारक थे। पहला कौन सा था? पहला रूढ़िबद्ध धारणाएं, दूसरा क्या था? कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव, और तीसरा व्यक्तिगत बाधाएं। तो ये 3 मेन बाधाएं बताई गई हैं उस ग्लास सीलिंग के होने की। ठीक है, ये ग्लास सीलिंग को प्रभावित करती है। अब आगे देखते हैं। लैंगिक रूढ़िवादिता सांस्कृतिक कारकों से ही उत्पन्न होती है। अब ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये क्या होता है? सांस्कृतिक कारकों से ही उत्पन्न होती है। इनफैक्ट हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़। पश्चिमी देशों की अपेक्षा में भारत में ज़्यादा है। अधिकतर व्यक्तियों में रूढ़िवादी विचारों का समावेश समाजीकरण के दौरान ही हो जाता है। अब समाजीकरण आप सभी को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो ये उसी तरह से है जब एक छोटा बच्चा स्कूल में जाता है पहली बार। ठीक है, फिर वो परिवेश में धीरे धीरे बड़ा होता है, 8वीं में आता है, 10वीं में आता है, तो उसके दिमाग पर जो समाजीकरण का प्रभाव होता है, राइट, इसको अगर और अच्छा एग्जाम्पल दिया जाए तो ये होगा कि एक स्लम में जो बच्चा रह रहा है, जो एक झोपड़ी में, या कह सकते हैं एक गरीब तबके का बच्चा है, उसके समाजीकरण में और एक मिडिल क्लास या कह सकते हैं अपर क्लास के बच्चे के समाजीकरण में काफ़ी अंतर होगा। राइट, जो गरीब तबके का बच्चा होगा वो रोज़ देखता होगा कि उसकी माँ, उसका जो हस्बैंड है वो दारू पी के मार रहा है। ये मिडिल क्लास में और इसमें कम देखने को मिलता है। राइट, तो टॉपिक से ना हटते हुए इतना आपको ध्यान रखना चाहिए कि सांस्कृतिक कारक जो हैं, कल्चरल फैक्टर्स जो हैं, वो डिपेंड करते हैं। अब ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये क्यों दिखाई जा रही है? यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक महिला है, एक लड़की है, इसके सर की मॉलिश हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर एक महिला फ़ोन पे बात कर रही है। क्या आपको इस महिला को देखकर कोई एडवर्टीज़मेंट या विज्ञापन याद आ रहा है? कमेंट करके बताएं अगर आपको विज्ञापन मालूम है तो। अब ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखने के बाद आपको शायद आइडिया लग जाएगा कि हम क्या बात करने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं महिला को, ये अपने बच्चे को क्या कर रही है? बोर्नवीटा पिला रही है। इसमें बोर्नवीटा का पेड प्रमोशन बिल्कुल नहीं है। तो ये बोर्नवीटा पिलाती है। आपने ऐड देखा होगा कि इसका बच्चा भागने के लिए जाता है, रेसिंग के लिए, तो इसकी माँ इसको प्रोत्साहित करती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि मीडिया द्वारा महिलाओं को सिर्फ माता और पत्नी के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। आप
कितने भी एडवर्टीज़मेंट उठा के देख लो, मोस्टली आप यही पाएंगे कि जो महिलाएं हैं या तो वो माता का रोल प्ले करती हैं या फिर पत्नी का। अब आपको ये ऊपर वाला ऐड नहीं आ रहा होगा याद, तो वो ऐड है मैगी मसाला का, जहाँ पे एक बच्चा परेशान हो जाता है जब उसकी माँ घर पे नहीं होती है। तो इसलिए आप मोस्टली, अब आपने एक ऐड देखा होगा रिन सुप्रीम का, ठीक है, उसमें भी वो लड़की को क्या बताया गया है, एक पत्नी के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। ओके, तो ये मेन बात ध्यान देने की है कि मीडिया भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, विदेशों में भी, पश्चिमी देशों में भी यही चल रहा है। पेशेवर महिलाओं को मीडिया द्वारा कम ही दर्शाया जाता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी महिला को दिखा रहे हैं कि वो ऑफिस में एक सीईओ है, एक बहुत बड़ी अधिकारी है। आजकल हो रहा है धीरे धीरे, मतलब समय के साथ बदलाव आ रहा है, लेकिन मोस्टली आप 100 में से 90 ऐड आप ऐसे ही पाएंगे, ठीक है। और अधिकतर आपने देखा होगा कि टीवी विज्ञापनों में अधिकतर महिलाओं को आदर्श बहू बेटियों के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। ये सब पॉइंट्स आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति ऐसे व्यवहार का प्रमुख कारण इन सभी रूढ़िवादी धारणाओं का उपस्थित होना है। तो ये सब जो रूढ़िवादी धारणा है कि जो महिलाएं हैं इनको सिर्फ घर में चूल्हा चौका करना चाहिए, या फिर वो एक माता ही हो सकती है या एक पत्नी ही हो सकती है, वो कुछ काम नहीं कर सकती। ऐसा क्या होता है, जब बचपन से छोटा बच्चा देखते हुए आता है, मोस्टली मेल्स की बात करेंगे यहाँ पे, पुरुषों की बात करेंगे, जब वो ऐसा देखते हुए आते हैं तो कहीं ना कहीं कार्यस्थल पर काम कौन करेगा, पुरुष और महिला ही करेंगे। तो बचपन से जब वो देखते आ रहे हैं कि महिलाओं के साथ ये रूढ़िवादी चल रही है धारणाएं, तो वो कार्यस्थल पर जाकर भी वही रेसिप्रोकेट होती है, वही लोग उत्पन्न होती है वहाँ पे भी। अब ईगली एंड ऑल ने क्या किया, एक विश्लेषण किया, उसमें क्या पाया कि जो महिलाएं मर्दाना शैली, यहाँ मर्दाना शैली का तात्पर्य दिलेरी से है। दिलेरी को और अपन वो कर सकते हैं कि दिलेरी मतलब जो टफ टॉम बॉय टाइप की जो महिलाएं हो सकती है या फिर लड़कियां होती है, मोस्टली महिलाओं की बात की गई है, ठीक है, वो जो शो करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, वो कम प्रभावशाली होती हैं। अभी क्यों, आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे आप ये इमेज देख रहे हैं कि एक महिला डोमिनेट कर रही है यहाँ पे, ठीक है, इस पुरुष को, तो इनको कम प्रभावशाली माना जाता है। किसकी अपेक्षा में उनकी जो जो ये मर्दाना शैली या दिलेरी नहीं शो करती, राइट। अब जैसे यहाँ देख रहे हैं, ये पुरुष हंसते हुए इस महिला को बता रहा है। अब उस महिला ने क्या किया, उसको बड़े ही प्यार से और बड़े अच्छे से बोला कि आप मुझे मदद कर दीजिए, वो भी हंसते हुए मदद करने को आ गया। इसका ये मतलब नहीं कि जो महिला दिलेरी दिखा रही है वो प्यार से नहीं, अच्छे से नहीं बात करती, लेकिन आपने सभी देखा होगा अपने परिवेश में कि जो थोड़ी सी टफ टाइप की महिलाएं होती है वो कम प्रभावशाली, यहाँ बात प्रभाव की हो रही है, किसी को मतलब यहाँ पे किसी के व्यक्तिगत तौर पे नहीं कहा जा रहा कि वो कम है या ज़्यादा है प्रभाव, यहाँ सिर्फ ऑफिस में प्रभाव की बात की जा रही है, ठीक है। तो अन्यथा ना लें इस बात को, वे अधिक प्रभावशाली होती हैं जो सॉफ्ट टाइप की महिलाएं होती हैं। किंतु ऐसी महिलाएं जो मर्दाना शैली का प्रदर्शन नहीं करती, मीन्स ये महिलाएं जो दिखाई हैं सॉफ्ट टाइप की, ये जो मर्दाना शैली का प्रभाव नहीं कर रही हैं, प्रदर्शन नहीं कर रही है, उन्हें उन पुरुषों की तुलना में कम आंका जाता है जो पुरुष मर्दाना शैली के होते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इस बात को समझने का फिर से कोशिश करिएगा। पहली महिलाएं जो क्या कर रही हैं, दिलेरी शो कर रही हैं, टफ है, उनको क्या बोला गया है, वो कम प्रभावशाली है। किनकी अपेक्षा में, जो ये प्रदर्शन दिलेरी का नहीं करती हैं, राइट। अब महिलाओं को कैसा देखा जाता है मोस्टली, कि वो कमज़ोर है। अब कमज़ोर की मदद आदमी पहले करता है बजाय ताकतवर के, ठीक है। और फिर जो कमज़ोर महिलाएं हैं उनको पुरुषों की तुलना में कम आंका जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं आप, एक ग्रुप है, महिलाओं और पुरुषों का ग्रुप है। अगर आपसे कहा जाए इनमें से आपको एक लीडर बनाना है, तो या फिर इनमें से कौन लीडर निकल के आएगा, तो मोस्टली सभी केसेस में एक पुरुष ही, 95-96% केसेस में पुरुष ही एक लीडर के रूप में बाहर निकल के आता है। आपने कहीं भी देखा होगा कि अपने क्लास में मोस्टली जो स्कूल कैप्टन्स बनाए जाते थे, एक समय तक वो मोस्टली मेल्स को ही प्रेफरेंस दिया जाता था एक लीडर के रूप में। अगर हम थोड़ी सी और ब्रॉड बात करें, तो अगर आप इंडिया के पीएम्स देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर देखेंगे या फिर प्रेसिडेंट देखेंगे, तो आप देख रहे हैं कि एक मेल डोमिनेंस है कहीं ना कहीं, ठीक है, पुरुष प्रधान जो कहते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि महिलाएं कम है, बस इसीलिए क्योंकि एक अच्छे लीडर के रूप में पुरुष पहले आते हैं, बाद में महिलाएं आती हैं। इस बात को अन्यथा बिल्कुल ना लें, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं आपके मेंस के लिए। आप अगर लिख सकते हैं तो आपको नंबर
दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर किसी ग्रुप में कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है, कोई लीडर नहीं है, तो मोस्टली पुरुष ही वहाँ पर लीडर के रूप में उभरेंगे। अब ये सब इसका हर्जाना किसको भुगतना पड़ता है? महिलाओं को। यही रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं को ऊपर उठने से हतोत्साहित करती है। मीन्स अगर कोई महिला उत्साही है कि उसको ये करना है, ठीक है, पोजीशन अच्छी हासिल करनी है, लेकिन इन सब रूढ़िवादी धारणाओं के कारण क्या होता है, वो निराश हो जाती है, उदास हो जाती है। अब इसके दो मुख्य कारण क्या बताए गए हैं? अब पहला ये कि महिलाओं की सफलता का श्रेय पूर्ण रूप से उनकी किस्मत को दिया जाता है एवं उनकी योग्यताओं को नकार दिया जाता है। अब मान लीजिए किसी ग्रुप में महिला ने कुछ अच्छा काम किया और वो सफल हो गई, तो क्या बोलते हैं, अरे उसकी किस्मत अच्छी थी, ठीक है, या उसका गुड लक था, या उसको फेवर मिला, इस तरह की बातें होती है। मेनली लक फैक्टर आ जाता है, राइट। और अगर हम किसी पुरुष ने किया होगा तो हम बोलते हैं उसने परिश्रम किया, उसने मेहनत की, उसने सब कुछ किया। सिंपल सा एग्जांपल है इंडियन क्रिकेट टीम मेंस की एंड विमेंस की, राइट। अगर कोई मेंस का ग्रुप अगर क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करता है तो क्या बोलते हैं, काफ़ी अच्छा खेला, ऐसा किया वैसा किया। और अगर वुमेंस जो है वर्ल्ड कप जीतती हैं, ऐसा कुछ करती हैं स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में, तो उनको हमेशा क्या कहा जाता है, अरे उनकी किस्मत अच्छी है, या फिर सामने वाली टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मोस्टली उनकी योग्यताओं को नकार दिया जाता है। ठीक है, अब अगला सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, स्वयं कार्यान्वित भविष्यवाणी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये चैप्टर अंत होते होते, ठीक है, क्या है ये स्वयं कार्यान्वित भविष्यवाणी? कि आपने देखा होगा कि लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि महिलाएं ड्राइविंग नहीं कर सकती या फिर महिलाएं अच्छी ड्राइवर नहीं होती है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट आपको कि एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। ऐसा मान लिया गया कि महिलाएं अच्छा ड्राइव नहीं कर सकती। ठीक है, अब आप मान लीजिए रोड पे जा रहे हैं, आपने किसी महिला को देखा कि वो गिर गई, आपके दिमाग में क्या आएगा? किसी ने कभी आपको बोला होगा कि महिलाएं ड्राइविंग अच्छी नहीं करती, तो वो आपकी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या हो रही है? और स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, जैसे कि महिलाएं कार्यों को कुशलतापूर्वक नहीं कर सकती, ये सब एक एग्जाम्पल था ड्राइविंग का। मोस्टली सभी कार्यों में क्या कहा जाता है कि वो महिलाएं नहीं कर सकती, राइट। अगर वज़न उठाना है 100 किलो का तो महिलाएं नहीं कर सकती, या कुछ भी काम करना है तो महिलाएं उसको एफिशिएंटली नहीं कर सकती, ये बात कही गई है। इसी को क्या कहते हैं? सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अब ये कारक क्या करते हैं? महिलाओं को अन्य से कमज़ोर महसूस करते हैं। अब मान लीजिए 8 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं, ठीक है, धारणा ये बना ली गई है कि 100 किलो सिर्फ पुरुष ही उठा सकते हैं, महिलाएं नहीं उठा सकती। तो आप समझ रहे हैं कि पहले ही वो वुमेन अंडर कॉन्फिडेंस हो गई है, राइट। ओवर तो छोड़ दो, ओवर तो दूर की बात है, वो अंडर कॉन्फिडेंस हो गई है। अगर वो हिम्मत भी होगी करके उठा भी लेगी 100 किलो वो, तो वो 100 किलो उठाने में भी उसको बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि पहले ही उसको कॉन्फिडेंस क्या कर दिया गया है? डिक्रीज हो गया है। ठीक है, ऐसी ही पूर्व धारणाएं एवं स्वयं कार्यान्वित भविष्यवाणी को और अधिक पुष्ट करती है, राइट। फिर महिलाओं को भी लगता है अरे हाँ, हम कमज़ोर हैं, हम 100 किलो नहीं उठा पाएंगे, तो वो अगर उठा भी सकती होंगी तो वो एंड में नहीं उठा पाएंगी। इसे ही कहा गया है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। रूढ़िवादी कारणों की उपस्थिति कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव भी उत्पन्न करती है। अब ये लैंगिक भेदभाव बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन्हीं रूढ़िवादी कारणों के कारण क्या होता है? कार्यस्थल पर ये भी उपस्थित होते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी मैनेजर को भी लगता है कि वो लैंगिक भेदभाव नहीं कर रहा है, किंतु वहाँ पर उपस्थित होता है। ये बड़ा ही बारीक होता है, सूक्ष्म होता है, उसको समझ में भी नहीं आता कि वो ऐसा कर रहा है, लेकिन फिर भी। अब मान लीजिए यहाँ पे ये लड़की है, इसका नाम है सोफिया, और वो जो पीछे लड़का हाथ मिला रहा है वो है एडवर्ड, और उसका बॉस है मिस्टर सेबेस्टियन। तो मिस्टर सेबेस्टियन ने क्या किया? एडवर्ड को रख लिया अपने अंडर। योग्य दोनों हैं, सोफिया भी और एडवर्ड भी, लेकिन जस्ट बिकॉज ही इज़ अ मेल, वो एक पुरुष है, उसने क्या किया? उसको प्रेफरेंस दिया मेल मैनेजर ने। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक महिला मैनेजर होती, जो कि बहुत कम केसेस में होती है, तो हो सकता था कि शायद वो सोफिया को ले ले, लेकिन फिर भी डोमिनेंस देख रहे हैं आप कहाँ पर है? मेल का है। अभी एग्जाम्पल आपको आगे क्लियर करूँगा, ठीक है। तो ये बड़ा सूक्ष्म, मैनेजर को लग रहा है क्या कि उसने कुछ डिफरेंस नहीं देखा, उसने कुछ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ओके, और लैंगिक भेदभाव आपको मालूम ही है कि समटाइम्स क्या होता है, आपको एक मालूम होगा, करंट से इसको ऐसे लिंक कर सकते हैं हम कि जो मी टू मूवमेंट आया था बीच में, राइट, कहीं ना कहीं इसी बात को शो करता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको आंसर में कैसा अपना रेसिप्रोकेट करते हैं, कैसा आंसर लिखते हैं। लेकिन ये एक अच्छा एग्जाम्पल है मी टू का भी, कि लैंगिक भेदभाव जो है, राइट, कि अगर आप एक महिला हो तो आपको कुछ ऐसे कार्य करने होंगे, उसके बाद ही आपको ऊपर मिल सकता है, प्रमोशन या कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है,
तो इसको आप ऐसे लिंक कर सकते हैं आपकी इच्छा है तो, और वीडियो को लाइक मार दें। अब क्या होता है 1989 में हैरियट नाम के एक शख्स क्या कहते हैं कि असंरचित साक्षात्कार मीन्स अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ये क्या होता है, यौन पूर्वाग्रह से प्रवृत्त होता है, राइट। चूंकि साक्षात्कारकर्ता अधिकतर पुरुष ही होते हैं, आपने जहां भी देखा होगा, अगर 10 कंपनियां हैं, सॉरी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन बहुत काम का है, ओके। सो अगर पुरुष है इंटरव्यू लेता है, मोस्टली पुरुष ही इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक पुरुष से बात करने में ईज़ महसूस करते हैं, राइट, एज़ कम्पेयर टू अ वुमेन। एक महिला की अपेक्षा वो एक पुरुष से बात करने में ज़्यादा सहज होते हैं, राइट। तो अगर मान लीजिए एक पुरुष इंटरव्यू ले रहा है, वहाँ पर 20 महिलाएं और 10 पुरुष आए हैं, तो वो क्या करेगा, उन जो 10 पुरुषों का है उनको आराम आराम से इंटरव्यू लेगा, समझ के लेगा कि क्या मैं इनको ले सकता हूँ अपनी कंपनी में, इंडस्ट्री में, और महिलाओं को शायद वो थोड़ा सा अवॉइडेंस करेगा, ठीक है, ओके। अब क्या होता है, प्रशिक्षण संसाधन विकास का एक अभिन्न अंग है, मीन्स मैनेजरियल पोजीशन या अपर पोजीशन, लेकिन क्या होता है यहाँ पर भी पुरुष कर्मचारी ही अधिक प्राथमिकता दी जाती है, राइट। मैनेजर पोजीशन में भी क्या होता है कि पुरुषों को ही अधिक लिया जाता है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर मैनेजर पोजीशन में कोई पुरुष बैठा है तो महिला को वो एक्सपीरियंस तब तक नहीं आएगा जब तक आपने उसको मैनेजर की पोजीशन नहीं दी हो, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि ये सिर्फ काम को टालने के लिए क्या कर देते हैं कि अस्पष्ट कार्यों की अपेक्षाएं भी महिलाओं की कार्यकुशलता को कम कर देती है। अब आपने एडवर्ड को तो बता दिया कि आपको ये करना है, आपको वहाँ से सामान ले जाके वहाँ देना है, लेकिन महिला को क्या बोला आपने उसको बोल दिया ओके आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ऐसा कर सकते हैं। उसको आपने एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दिया कि सामान को कहाँ से कहाँ लेके जाना है, A to B लेके जाना है, A to C लेके जाना है। लेकिन आपने एडवर्ड को क्या किया, अच्छी तरह से बताया कि पहले A से आप R में लेके जाओ, R से S लेके जाओ, तो बनी बात है कि वो एडवर्ड ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकेगा, ठीक है। अब आप महिलाओं को बता ही नहीं रहे हो कि काम कैसे करना है, तो दिक्कत यहाँ पर आती है, ओके। अब ये जो तस्वीर है, आपको मेंस के लिए एक कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। मेंस कहानी तो पूरी ही मेंस की थी, लेकिन हमको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट खींचने हैं तो यहाँ से खींच सकते हैं हम, और वो कैसे देखते हैं। ये तस्वीर आपको दिखाई थी पहले फर्स्ट वीडियो के पहले पार्ट में। अब श्वेत बहुसंख्यक देशों में ध्यान से सुनिएगा, अल्पसंख्यक महिलाओं को गिलास सीलिंग तोड़ने में सबसे अधिक कठिनाई होती है, क्योंकि वे दो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों के चौराहे पर स्थित हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आपको मालूम है कि अफ्रीका एक ऐसी कंट्री थी जो बहुत समय तक, आपको मालूम ही है, हिस्ट्री तो मालूम ही है। तो श्वेत बहुसंख्यक देश कौन से हुए, US, UK, यूरोप, अमेरिका, मतलब इस तरह के जो देश हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वाइट पीपल हैं, श्वेत हैं, बहुसंख्यक, मेजॉरिटी में यही है। अब यहाँ पर अल्पसंख्यक महिलाएं मींस माइनॉरिटी वुमेन्स को क्या होता है, तकलीफ़ हो जाती है, और वो तकलीफ़ कैसे होती है वो हम देखते हैं। अब ये क्या होता है, दो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर हैं इन लोग। एक तो पहला ये कि वो एक महिला है, हम पूरा टॉपिक लेसन यही कर रहे हैं महिलाओं को लेकर, तो पहली बात तो यही है कि वो एक महिला है। सबसे बड़ा रोना तो इसी बात का है, ग्लास सीलिंग इफेक्ट की बात करें तो, ठीक है। और दूसरी बात रंग, अभी महिलाएं तो थी ही थी, ऊपर से अब इनका रंग भी डिफ्रेंशिएट करेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ इंडिया की नहीं, हम वेस्ट की बात कर रहे हैं, कि अगर आप ऐसे देशों में जहाँ पर वाइट पीपल मेजॉरिटी में है, वहाँ पर एक तो वो महिलाएं हैं तो उनको उच्च पद मिलना मुश्किल है ही, ऊपर से अगर उनका रंग भी ऐसा है जो वाइट को थोड़ा सा ऑड लगता है या वो प्रेफर नहीं करते हैं, तो ये दो समस्याएं आ गई हैं, आप समझ रहे हैं। तो इसको आप मेंस में इनकलकेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि भाई इंडिया तो ठीक ही है, वेस्ट में ये भी चल रहा है। अब क्या होता है, यहाँ पर हमारा लेसन होता है ख़त्म। अब आप जो पहले पार्ट में 2 क्वेश्चन दिए थे, उनको जाके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, साइकोवाइज चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ओके। 2017 में एक रिपोर्ट के अनुसार जिन देशों में असमानता कम देखी गई वे थे आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। आप सभी को मालूम है ये जो देश है हमेशा टॉप ही आते हैं हर किसी इंडेक्स में। तो जहाँ पे असमानता कम देखी गई वो कहाँ पे देखी गई, इन देशों में। मीन्स यहाँ पे रंग को लेके, महिला को लेके असमानताएं कम थी, ठीक है, ओके। तो इसी तरह हमारा लिंग का मनोविज्ञान ये टॉपिक ख़त्म होता है। आपको जो 2 क्वेश्चन दिए थे
हर बार यूपीएससी में पूछा जा रहा है लिंग का मनोविज्ञान को लेकर सवाल। तो इस वीडियो देखने के बाद अगर आप चाहते हैं पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे डली हुई है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ये टॉपिक ख़त्म हुआ। ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए। हम मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद।